दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत अहम मसले पर बात करने आया हूँ। मेरा नाम अफजल अमानुल्लाह है और मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। ये जो अहम मसला है वो सारे मुसलमानों के दिमाग में भी घूम रहा है। जो ये वो है कि वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट की बात है। तरमीम किया जा रहा है वक्फ एक्ट में। ये आपका वक्फ एक्ट है 1995 का, और सरकार ने अभी पार्लियामेंट में इसका अमेंडमेंट लाया है, तरमीम करने का, संशोधन करने का 2024 में, अभी पिछले पार्लियामेंट के सेशन में वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट करने का। अच्छा, इसमें आप देखिएगा कि अमेंडमेंट जो है वक्फ एक्ट में, अमेंडमेंट का जो बिल आया है, इस बिल में 44 पैराग्राफ्स हैं जिसमें 150 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं। 150 से ज़्यादा तरमीम करने की बात किया गया है, संशोधन करने की बात किया गया है मेन एक्ट में। ये बिल हमने पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, और 150 अमेंडमेंट को डिस्कस करने में 2 दिन लगेगा। तो उसके लिए अभी मौका नहीं है, वक्त नहीं है। 15-20 मिनट में हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि इस बिल से पूरे कौम को क्या घाटा होने वाला है और क्या ये हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी और बदमाशी की जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये सराहिए कि सात हम आपको 7 अमेंडमेंट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 का है। सेक्शन 3 का आर आई को इन लोगों ने हटाया है, जिसमें था कि वक्फ बाई यूज़र के बारे में था कि वक्फ बाई यूज़र अगर वो सीज कर जाता है फॉर वट एवर रीज़न, तो वक्फ ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो चाहे कितने दिन से वो सीज किया हुआ हो। इन लोगों ने वो पूरा क्लॉज ही ओमिट कर दिया है। अब इसको आपको समझाना होगा कि आपको ज़रा ध्यान दे के समझिए। जैसे हम आपको बिहार का एग्जाम्पल देते हैं। बिहार में क्योंकि हमने काम किया है और ख़ास करके इस थोड़े से इस इलाके में काम किया है, तो अगर ये हटा दिया जाता है तो आप ये देखिएगा कि हम लोग का जो कब्रिस्तान है बिहार में, सर्वे किया था मेरे टाइम में जो हुआ था, तो करीब 9,000 कब्रिस्तान का सर्वे हुआ था। उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि 10,000 कब्रिस्तान है, और हम लोगों ने घेराबंदी का स्टार्ट किया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता था कब्रिस्तानों के चक्कर में। कोई इनक्रोच कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कब्रिस्तान बढ़ रहा है, दूसरे लोग कब्रिस्तान में घुसे आ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाना शुरू किया था। तो 8,000 समथिंग कब्रिस्तान आइडेंटिफाई हुए थे उस वक्त। अभी लगता है 10,000 होंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि इनमें से 10% भी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। माने 900 से भी कम कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हैं। तो अगर इन कब्रिस्तान जो नहीं रजिस्टर्ड हैं, ये वक्फ बाय यूज़र वाला क्लॉज हटा दिया जाता है, तो इसमें झंझट कभी भी हो सकता है। दंगा हो सकता है, फसाद हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, कभी भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ये कहेगा कि कोई भी कह सकता है कि नहीं, तो ये आपका नहीं, आप तो रजिस्टर नहीं कराया था। वैसे ही मस्जिदों का देखिए, 10,000 के करीब मस्जिद हैं बिहार में, और उसमें से रजिस्टर कितनी होंगी? करीब 1100। 10% भी मस्जिद रजिस्टर नहीं है, उसमें भी दिक्कत है। अगर डिस्प्यूट हुआ और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, आपको मारपीट हुआ, तो ये किसका जिम्मेवारी कौन लेगा? और जायदाद भी आपके हाथ से निकल जाएगी। वैसे ही आप देखिए, ईदगाह है, इमाम बाड़ा है, मज़ार है, मुसाफिर खाना है, यतीम खाना है, बहुत सारे ऐसे हैं खानक़ाह हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। और अगर इसमें ये दिक्कत होगी
की अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वक्फ बाय यूज़र वाला ये सजेशन वाला ये पूरा हटा दिया जाता है तो पूरे सोसाइटी में आपके झंझट होगा और ये झंझट हो सकता है। दूसरा, इसी सेक्शन 3 में आप देखिएगा इन लोगों ने एक सेक्शन 3C1 इंसर्ट किया है, मैंने सेक्शन 3C में 1 इंसर्ट किया है कि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिकॉर्डेड है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेकिन वो आइडेंटिफाइड है और या वो डिक्लेयर्ड है वक्फ प्रॉपर्टी तो उसको नहीं मानेंगे हम। अब बिहार में ख़ास करके और सभी जगह बहुत जगह हुआ है कि वक्फ हो गया, कब्रिस्तान हुआ, मस्जिद हुआ, इमामबाड़ा हुआ, जो भी वक्फ हो गया। अब जब रेवेन्यू का जो सर्वे हुआ उसमें किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई आदमी जाके लिखवाइश नहीं कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये वक्फ है, ये है, तो बिहार सरकार के नाम हो गया, सरकार के नाम हो गया, लेकिन वो आइडेंटिफाइड है प्रॉपर्टी, उसमें लिखा हुआ है कब्रिस्तान है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है। लेकिन अगर झंझट जब होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी। अगर आप इसको हटा दीजिएगा कि पहले मैंने एक्ट जो अमेंडमेंट का जो बिल है ये एक्ट होगा, उसके पहले भी अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है लेकिन अगर वो वक्फ डिक्लेयर भी है और आइडेंटिफाइड भी है फिर भी हम नहीं मानेंगे उसको, तब तो आपके हाथ से चली गई, वो सारी प्रॉपर्टीज आपके हाथ से चली गई, क्योंकि लोगों ने कोताही की, जो देने वाले मर गए और बाकी जो लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर आप नमाज नहीं पढ़ पाइएगा, मस्जिदों में दफना नहीं पाइएगा लोगों को अपने कब्रिस्तानों में। इस तरह से सब चीज़ ऐसे ही चलता रहेगा। इसी में सेक्शन 2 में 3C2 एक और कह रहा है कि अगर ये प्रॉपर्टी में के बारे में डिस्प्यूट हुआ कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो कलेक्टर साहब इसमें ये करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। मान भी लिया कि ठीक है कलेक्टर साहब इंक्वायरी करें अगर होता है, लेकिन उसमें ये भी है कि जब तक कि कलेक्टर इंक्वायरी ख़त्म नहीं करता है तब तक इस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं मानेंगे। तो अगर फ़र्ज़ करिए कि आपका कोई मस्जिद में, आपका कोई कब्रिस्तान में, आपका कोई खानकाह में डिस्प्यूट खो गया और कलेक्टर साहब इंक्वायरी शुरू किए, हुआ कि आप यहाँ नमाज बंद, यहाँ दफनाना बंद, यहाँ खानकाह में जाना बंद, सब चीज़ बंद, जब तक कलेक्टर साहब अपना नहीं देते हैं कि भाई ये क्या है, इंक्वायरी नहीं करते हैं। अब कलेक्टर साहब इसको 10 दिन में करें या 10 साल में करें, इस पर कहाँ कुछ लिखा हुआ है कि इतने दिन में इनको करना है। और क्यों भाई, आप क्यों सब बंद कर दीजिएगा, हम लोग का आना जाना सब ये करना। तो ये तो हुआ 3 चीज़, आप समझ गए कि ये सारा मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, यतीम खाना, मज़ार, ईदगाह, मुसाफिर खाना, यतीम खाना, सब पर डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। आपकी सारी प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद छीनने की भली भांति साजिश हो गई है और हिंसा भड़काने की, पूरा समाज में टेंशन फैलाने का ये पूरा साजिश किया गया है। इसको आपको ध्यान देना होगा। चौथा है कि ये सेक्शन 40 में था, पूरा सेक्शन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी इंक्वायरी वक्फ बोर्ड कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं। अब वो पूरा सेक्शन ही उड़ा दिया, उसको पूरा डिलीट कर दिया है आपके बिल में कि भाई वक्फ बोर्ड का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो भाई कौन इंक्वायरी करेगा? भाई वक्फ बोर्ड हमेशा से वही हुआ है और ये प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ के लिए इम्पोर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड ही इंक्वायरी करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा इसमें। तो ये भी है। 5वां है रजिस्ट्रेशन के बारे में। कहते हैं कि पहले एक्ट में था सेक्शन 36 में, जो एक्ट है उसमें था कि वक्फ जो है
वो रजिस्टर करना होगा बोर्ड ऑफिस में, वक्फ बोर्ड के ऑफिस में। ठीक है भाई, 95 एक्ट में होता है। अब जो बिल आई है उसमें कहता है कि अब जो वक्फ होगा उसके लिए, वक्फ के लिए आपको डीड एग्जीक्यूट करना होगा, माने आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के उसको डीड लिखवाना होगा। ये नहीं कि आप बोर्ड ऑफिस में जाके कोई भी उसको रजिस्टर करवा दे, नहीं, वक्फ डीड एग्जीक्यूट कराना होगा। इसमें एक झंझट है, हम लोग के यहाँ तो ओरल गिफ्ट होता है, हिबा का कॉन्सेप्ट है। अब कोई आदमी मर रहा है, हुआ कि ये ज़मीन है, ये हमने दे दिया, कब्रिस्तान को दे दिया, ये मेरी ज़मीन है या ये जो भी है इसको हमने मस्जिद में दे दिया, ओरल गिफ्ट हो गया, वो जाके रजिस्टर हो जाता था बोर्ड में। अब हिबा का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया। आप मुस्लिम लॉ ही को नहीं मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, वो मरा हुआ आदमी आके रजिस्टर करे पहले रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि ये हाँ ये हमने डीड डीड एग्जीक्यूट करे, साइन करे। कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? छठा ये है दिक्कत की बात है कि लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता था। 107 था वक्फ एक्ट में कि लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा प्रॉपर्टी रिकवर करने में। वक्फ प्रॉपर्टी को आप कर लिया है तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा उसके ऊपर। आप इसको ख़त्म कर दिया। ये जो अभी अमेंडमेंट बिल है उसमें लिमिटेशन एक्ट ख़त्म हो गया है, तो अब तो कोई वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पना धड़ल्ले से स्टार्ट हो जाएगा और होगा कि हम तो हड़पे हुए हैं इसको 20 साल से, और लिमिटेशन एक्ट तो अब लागू नहीं है, तो हड़प लिया। सातवां कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड, ठीक है, उसमें उसके हेड होते थे मिनिस्टर इंचार्ज जो भी होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के। बाकी लोग जो थे वो लोग सब मुस्लिम्स होते थे उसमें, जाहिर है, जो अलग अलग कैटेगरीज के, लेकिन सब मुस्लिम्स होते थे। अब आपने उसको बदल दिया है। अब आपने उसमें नॉन मुस्लिम्स को लिया है, गैर मुस्लिम्स को ला करके उसमें भर दिया है। मुसलमान बहुत कम हो गए हैं, पूरा बैलेंस ही टर्न हो गया है। जबकि आप वही देखिए हिंदू एंडाउमेंट एक्ट में और हिंदू वाले इसमें कि कोई जो हिंदू नहीं है वो नहीं हो सकता, उसमें आ ही नहीं सकता है। अरे भाई, हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, हिंदू लोग मैनेज कर रहा है, वैसे ये भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी मुसलमानों को मैनेज करना चाहिए। आप क्यों घुसा रहे हैं इसमें? तो ये तो आपको सिर्फ 7 एग्जाम्पल दिया है क्योंकि वक्त की पाबंदी है, जल्दी जल्दी आपको हम बता रहे हैं। लेकिन अब आपको सोचना होगा सब कोई को मिल करके, और आपको 3-4 काम करना होगा जल्दी से। सबसे पहले तो आप लोग जहाँ जहाँ हैं अपना बना करके दल बल जो भी है अपने एमएलए को, एमपी को, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, सबको बताइए कि ये क्या, इसमें क्या दिक्कत है, इससे क्या समाज में तनाव होने वाला है, और सारी प्रॉपर्टी आपकी ज़मीन जायदाद संपत्ति सब छीनने वाली है, सब छिना जाएगी तुरंत। और डिस्प्यूट हुआ उसमें तो फंस जाएगी, तो फंस गई, अपना ख़त्म हो गया। तो आपका नमाज पढ़ने का एरिया ख़त्म हो जाएगा, कब्रिस्तान सब ख़त्म हो जाएगा, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या करिएगा, हम लोग पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। तो इन लोग को आप सेंसिटाइज करिए सबको जा करके कि इन लोग इसको टेकअप करें। दूसरे जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, अपने लीडर्स को बताइए कि सब दिक्कत की बात है। भाई, जो डेमोक्रेसी हम लोग की है, डेमोक्रेसी इज नॉट द टोटल विल ऑफ द मेजॉरिटी, नहीं है ये। डेमोक्रेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ये ब्रूट मेजॉरिटी का डिक्टेटरशिप या मेजॉरिटी तो हमेशा आतंक ही करेगी, मेजॉरिटी का तो आतंक हमेशा रहेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटल है, इट इज नॉट द ब्रूट मेजॉरिटी दैट विल इम्पोज इट्स विल, यू हैव टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। तो इसमें माइनॉरिटी का तो प्रोटेक्शन आप कर नहीं रहे हैं, आप तो अपना ज़बरदस्ती मेजॉरिटी वाला है। तो हम लोग का कहाँ है डेमोक्रेसी, हमारा कहाँ है सेकुलरिज्म, हम लोग कहाँ है धर्मनिरपेक्षता, हम लोग कहाँ है गंगा जमनी तहजीब, सब खत्म हो जाएगी। और इस देश में
20 करोड़ मुसलमान को आप क्या करिएगा? सबका गला काट दीजिएगा, सबकी जान मार दीजिएगा, सबका संपत्ति लेके क्या करिएगा? उन लोग क्या करिएगा? उन लोग को आप क्या बनाइएगा? कुछ समझ में आ रहा है? इस पर सोचिए, अपने नेताओं को समझाइए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को समझाइए। और कुछ तो मुसलमान ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं, लिख लिख करके दे रहे हैं कि अरे भाई ये तो मुसलमान लोग अपने आप पर लाया है, अरे भाई मुसलमान लोग वक्फ का प्रॉपर्टी खाया है, तो ये तो हो नहीं था। अरे भैया, अपने घर में न सलटाओगे? तुमने घर में कोई झंझट है तो घर ही में न रखोगे कि बाहर जाके ढिंढोरा पीटोगे? दूसरे लोग को बुलाओगे कि आओ बेटा, आओ मेरे घर में आओ, हम लोग की इज्जत लूटो, सामान लूटो, जमीन जायदाद लूटो। ऐसे भी मुसलमान हैं। तो खैर उसमें हमको कुछ बोलना नहीं है, हमको सिर्फ बोलना है कि अंतोगत्वा बाय इन द एंड सब कोई को मिल करके इस बिल को टोटली रिजेक्ट करवाना है। और अभी बहुत टाइम है, आप लोग सब मिल करके, और ख़ास करके जो मुसलमान के मजहबी और जनरल इदारे जो हैं, जो बहुत सारी तंजीमें हैं, लॉयर्स हैं, माने लॉयर्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो जानकार हैं, सब लोग अपना बना करके एक कंप्लीट दस्तावेज, ये 150 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स पर एक एक करके सब पर लिखिए कि ये क्यों ख़राब है, ये क्यों ख़राब है, ये क्यों गलत है, इससे क्या होगा। और अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर पूरा इफेक्ट होगा देश में, देश का पूरा माहौल बिगड़ेगा, मारकाट होगा, संपत्तियां लूटी जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और पूरा नेशन को बर्बाद करने का ही हिसाब किताब हो रहा है। अब आगे आप लोग समझिए कैसे करिएगा, कैसे नहीं करिएगा। वो हमको जो बोलना था हमने बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम।